Hello dear students, I am Shivakant Dwivedi as your teacher of English language and literature, and in my previous class, that was a kind of introduction. I tried to tell you how to handle the pressure of preparation and how to make ourselves ready to face the future challenges, because you know the competition is very high, whether it is academic examination or it is competitive examination. Everywhere we have to face these challenges, and without proper knowledge we can be nothing. What I mean, we cannot be everything just by taking a post or just achieving a post, but we are going to be everything if we have the capability or capacity according to the post that we occupy, है ना? क्योंकि शिक्षा हमें किसी पोस्ट के काबिल बनाता है। केवल पोस्ट को हासिल करना ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी और हमारी कैपेबिलिटी को डेवलप करने का, आगे बढ़ाने का काम जो होता है वह एजुकेशन का हुआ करता है। लास्ट डे इन द क्लास आई कुड डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिलेबस एंड हाउ इंग्लिश प्लेज रोल इन योर लाइफ, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामर और लिटरेचर दो पोर्शन हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, और नो डाउट आप लोगों ने बुक्स को परचेज़ कर लिया होगा या बुक्स आपके पास होंगी ऑलरेडी। तो जल्दी ही हम लोग लिटरेचर के प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे इन द क्लास, उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करना होता है हमें। और उसके अलावा हमारे पास ग्रामर का सेक्शन है। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर के लिए होगी, और कुछ बेसिक बातें करेंगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पर, जिसको हम लोग कई बार इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। और आज इस इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज से हम लोग नरेशन के सेक्शन को ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन नरेशन पर हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले, किसी भी विषय को स्टडी करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका शुरुआत क्या है, वो बना कैसे हुआ है। नो डाउट आप इंटरमीडिएट में हैं, तो बहुत ज़्यादा तो बेसिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ बातें ज़रूर हैं। जैसे नरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसके पहले इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो सही ढंग से अगर शॉर्ट और इजी तरीके से डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज, ये स्टडी होता है, स्टडी ऑफ वर्ड टू बी प्लेस्ड प्रॉपरली। अब ये बड़ी बात होती है, क्योंकि हर ग्रामर या हर जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, उसकी जो बेस होती है, उसकी जो बुनियाद होती है, वो कहीं वर्ड्स के अराउंड ही मूव करती है। अब इस वर्ड को हम चाहे अपनी स्पीच कह लें, चाहे इस वर्ड को हम और एलोबरेट करके, थोड़ा सा और बढ़ा करके हम इसको सेंटेंस कह लें, फ्रेज कह लें, क्लॉज कह लें, इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। या इनसे बनकर लिखे गए बड़े बड़े जो वर्क्स होती हैं, वो हमारी स्टोरीज़ या हमारे एसेज,
हमारे ड्रामास, हमारे नॉवेल, हमारी पोइट्री, हम इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। बट एक्चुअली ये कोई भी नाम दे देना ही हमारे काम को आसान नहीं कर देता। बेस को पहले समझना होगा, क्योंकि राइट में जो ये वर्ड होता है इसकी जो प्लेसिंग होती है, इसको रखने का जो जगह, प्लेस्ड का मतलब होगा रखने का जगह, वो प्रॉपरली होना चाहिए। क्योंकि किस वर्ड को कहां पर रखना है, अगर वो वर्ड अपने प्रॉपर स्पेस पर नहीं हुआ, अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं हुआ, तो जो मीनिंग आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो सेंस आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भाव आप व्यक्त करना चाहते हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस, आप उसे नहीं बयां कर पाएंगे और गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली जो इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश लैंग्वेज है, वो एक तरह का स्टडी होता है, एक तरह का एफर्ट होता है, एक कोशिश होती है जिसमें हम लोग वर्ड के, वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन हो सकता है, वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब हो सकता है, वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन हो सकता है, या वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन हो सकता है। वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है जिसकी प्लेसिंग राइट वे में, राइट प्लेस पर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्चुअली जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो वो ये बताता है कि हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी किस बात का कर रहे हैं? वर्ड ऑर्डर का कर रहे हैं। किस वर्ड को किस ऑर्डर में रखना है और कब रखना है, किस मीनिंग के लिए रखना है और किस ऑर्डर में वो कौन सी मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, ये हमें देखना होता है। तो लैंग्वेज तो यहां से हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चर जो होता है, अब वर्ड क्या है, शब्द क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने शब्द बोल दिया और हमें लगता है जिससे हमारा काम हो गया, बट अगर शब्द को परिभाषित करना हो, अगर शब्द को हमें डिफाइन करना हो, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वर्ड जो है वो एक तरह का ग्रुप होता है, जहां पर हम ग्रुपिंग करते हैं। किसका? हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, हमारे पास जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप मतलब हो जाएगा एक से अधिक अल्फाबेट का यूज होना, मोर देन वन, एक से अधिक। अगर हम अल्फाबेट को रख कर एक ग्रुप बना देते हैं या एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, एक समूह बना देते हैं, तो वह हमारे लिए क्या बनता है? वर्ड। अब जैसे वर्ड को ही देख लीजिए, इस शब्द में कितने लेटर्स आपको मिल रहे हैं, कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? W एक है, O दूसरा है, R तीसरा है, D चौथा है। तो 4 अल्फाबेट मिल करके आपको एक वर्ड बना रहे हैं ना। तो ये वर्ड जो है, कोई भी आप ग्रुप को यहां देखिए, ये ग्रुप लिखा है ना, इसको अगर देखिए आप, तो G एक अल्फाबेट, R दूसरा, O तीसरा, U चौथा, P पांचवा, 5 अल्फाबेट मिल करके एक वर्ड बना रहे हैं। आप इस अल्फाबेट को ही देखिए, अल्फाबेट में अगर आप देख रहे हैं तो A, L, P, H, A, B, E, T। अगर आप काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें 8 लेटर्स आपको दिख रहे हैं। 8 अक्षर आप कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं, एक वर्ड बना रहे हैं। तो वर्ड कितने अल्फाबेट मिलकर बनाएंगे ये तो प्री डिसाइडेड नहीं है, बट वर्ड को बनाने के लिए जनरली आमतौर पर आपको कम से कम 2 लेटर्स या 2 अल्फाबेट तो चाहिए ही भाई। जब तक एक से अधिक नहीं होगा तब तक वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। और हमें ग्रुप चाहिए, समूह चाहिए, एक कॉम्बिनेशन चाहिए। तो एक से अधिक अल्फाबेट आते हैं और वो अल्फाबेट आकर के हमें एक वर्ड दिया करते हैं, एक शब्द दिया करते हैं, और उन्हीं शब्दों को फिर मिलाते हैं। अब आप कहेंगे सर
क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि एक से अधिक अल्फ़ाबेट आए तो ही? तो हमेशा ज़रूरी नहीं। आप कई ऐसे वर्ड देखते हैं जो सिंगल हैं, जैसे आप आ को देखिए, आ, आप जानते हैं ना आ मीन्स एक होता है। ये अपने आप में एक वर्ड है, अपने आप में एक वर्ड है, एक लेटर भी है, और जब अलग अलग लिखा रहेगा ना तो वर्ड भी है। या जैसे आप आई को देखते हैं, आई जिसके आप हिंदी में मैं बोलते हैं, आप देखो ये भी एक वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि ये जब ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे तो। जैसे अगर आप सोचो कि सर आपने कहा कि आ एक वर्ड अपने आप में है, तो इट मीन्स ये जो अल्फ़ाबेट का आ है यहां, ये वर्ड एक हो गया। या अल्फ़ाबेट का जो ये अल्फ़ा का जो आ है वो भी एक वर्ड हो गया। नो, जब ये किसी ग्रुप में आएगा तब इसका अकेले का वजूद नहीं होता है। ठीक है, तो इसको वजूद में आने के लिए क्या करना पड़ता है? अकेले आना पड़ता। जैसे एक लाइन लिखते हैं, एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, आई सा अ बॉय रनिंग इन द फील्ड। ओके, आई सा अ बॉय रनिंग इन द फील्ड। अगर आप इस सेंटेंस को देखिए, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। इसमें अगर आपको वर्ड्स काउंट करना हो तो आप कितने वर्ड पाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ये जो आ आया था उसे भी हमने एक वर्ड माना, ये जो आई आया है इसे भी एक वर्ड माना, लेकिन जो सा के पास आ आया था उसको हमने वर्ड नहीं माना। या जो रनिंग में आई आया था उसे हमने वर्ड नहीं माना, क्योंकि वर्ड वो तभी होगा जब इस तरह का इंडिपेंडेंट आएगा या अपने आप को सेपरेट कॉम्बिनेशन में रखेगा तो वह एक वर्ड होगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज उस सिचुएशन में ये किसी वर्ड का सेक्शन बन जाते हैं। जैसे आई इज पार्ट ऑफ दिस वर्ड सा, आई इज पार्ट ऑफ दिस वर्ड रनिंग। तो कितना बड़ा होगा इसका कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जो वर्ड होता है, एक शब्द होता है, वो जनरली क्या होता है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट तो जानते हैं ना 26 होते हैं, और 26 अल्फाबेट्स में कितने वॉवेल होते हैं? याद है आप लोगों को? वॉवेल कौन कौन से हैं? फिलहाल वॉवेल की संख्या 5 होती है, और कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। इनके अलावा कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की नंबरिंग क्या होती है? संख्या क्या होती है? 21। ठीक है, 21 होते हैं। सबको लिखना मुश्किल है यहां पर, होपफुली आपको A to Z तो ये आता ही है, समझते ही आप लोग। तो वहां पर ये 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 जो होते हैं वो क्या है? वॉवेल होते हैं, है ना। इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल का कॉम्बिनेशन होता है, साउंड का कॉम्बिनेशन होता है जो एक वर्ड को फॉर्म करता है। और जब हमारे पास वर्ड आ जाता है ना, तब वर्ड को प्लेस करने के प्रोसेस पे चलते हैं। पहले तो वर्ड ही नहीं है, सबसे पहले तो वर्ड बनाना जरूरी है। जब वर्ड आ गया तब इसको फ्रेम करना जरूरी है, इसको किस तरह से रखा जाए। तो इसके लिए 3 पैटर्न बनाए गए। वर्ड के आने के बाद इसको 3 पैटर्न दिया गया कि 3 तरह से आप इसको रख सकते हैं, इसके 3 तरह से अलग अलग मीनिंग हो सकती है। तो चल के देखते हैं वो 3 तरीके क्या है। मीन्स सबसे छोटा जो रहा वो तो अल्फाबेट रहा। अब अल्फाबेट जो है वो आगे बढ़ेगा और अल्फाबेट से बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड आएगा। तो वर्ड को मिलाकर मतलब
एक से अधिक वर्ड रखकर, बात समझ रहे हैं ना, वर्ड को मिलाने का सेंस हो जाता है मोर देन वन वर्ड पुट टुगेदर इन ए कॉम्बिनेशन। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम कहें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो शब्दों का समूह है वो 3 ग्रुप्स में जाता है, 3 ग्रुप में जाता है। कौन कौन से, चलिए उसको देख लेते हैं। पहला ग्रुप जो होता है उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। ये पहला ग्रुप होता है, ठीक है, फ्रेज। दूसरा ग्रुप जो होता है उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज, ठीक। और तीसरा जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। ज़्यादातर हम लोग सेंटेंस से ही वाकिफ होते हैं, इनसे ही पहचान हमारी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हमें फ्रेज को कहना है तो इसकी पहचान क्या होगी? चलिए, एक बात तो कॉमन है कि फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो तीनों के लिए है, तो कोई अलग बात नहीं है इसमें, शब्दों का समूह है। दूसरी बात फ्रेज के लिए क्या चाहिए? इसमें विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट होता है, विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट। इसके पास ना तो इसका सब्जेक्ट होता है और ना ही इसके पास वर्ब होता है। तीसरी बात, ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इनकम्प्लीट मीन्स अधूरी मीनिंग या इनकम्प्लीट सेंस। अधूरी मीनिंग, अधूरा एहसास ये दिया करता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए कि बनाया कैसे जाता है, वैसे तो कई तरीके होते हैं, बट जनरली ये प्रीपोजिशन से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा कई तरीके होते हैं, बट जनरली सामान्य रूप से ये जो फ्रेज होता है ओपन्स विद अ प्रीपोजिशन। तो चौथा पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं कि जनरली इट ओपन्स विद अ प्रीपोजिशन। अगर हम जनरली की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हमेशा ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली के बारे में आप ये बात ध्यान रखना कि जनरली का हिंदी में मीनिंग होता है सामान्यतः या सामान्य रूप से। इसका मतलब यह है कि अधिकतर ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन से ओपन करे, बट हमेशा ओपन करे ऐसा नहीं होता है। चल के अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे हम कुछ फ्रेजेस लिख रहे हैं, अगर आप देखिए इन द रूम, ये जो है इन द रूम कितने वर्ड हैं? 1 2 3, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। और इसकी ओपनिंग किससे हो रही है? इन से। इन क्या होता है? प्रीपोजिशन, है ना। इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये हमारी हेल्प कैसे करता है? अगर हिंदी में बात करें तो कभी कभी कोई आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल रमेश, कोई आपके फ्रेंड हैं, तो किसी ने पूछा कि रमेश कहाँ है? वेयर इज रमेश? तो आप सिंपली आंसर कर देते हो कि कमरे में है। तो इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इन द रूम। अब ये ध्यान रखिए कि आपने पूरा नहीं बोला कि रमेश कमरे में है, ऐसा पूरा नहीं आपने बोला, आपने सिर्फ इतना बोला कमरे में। तो सेंस जो आप कहना चाहते हो वो पूरा तो नहीं है, बट इतना जरूर है कि आपके सेंस को कुछ कन्वे कर सकता है। अगला बंदा ये समझ सकता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जो सेंस है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा सेंस है,
पूरी बात इसमें नहीं है। और अगर आप देखिए, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, रूम नाउन है। इस 3 वर्ड के स्ट्रक्चर में ना कोई हमारे पास वर्ब है और ना कोई सब्जेक्ट है। तो फ्रेज के लिए क्या चाहिए? विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट। ना तो सब्जेक्ट उसके पास होगा और ना उसके पास वर्ब होगी। तो इसमें ना वर्ब है ना इससे सब्जेक्ट है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जिसके पास ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, या फिर जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग हो, और जनरली जो ओपन करता हो किसी प्रीपोजिशन के साथ में, तो वो हमारे लिए फ्रेज है। ये हमारे लिए फ्रेज हो गया। जैसे अ टॉल बॉय। अगर इस सेंटेंस को ले लें, सॉरी इस फ्रेज को ले लें, क्योंकि सेंटेंस ये नहीं है, ये फ्रेज है। तो अगर आप देखिए यहां पर, तो 3 फिर से आपके पास वर्ड है, और इस बार अ टॉल और बॉय को कंबाइन किया गया है। अगर आप अ को देख रहे हैं तो दैट्स गोइंग टू बी आर्टिकल, टॉल को देख रहे हैं दैट्स गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव, और बॉय को देख रहे हैं दैट्स अ नाउन। तो नाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल का कॉम्बिनेशन है, और यह भी आपका हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ लिया, अब ध्यान रखिए, फ्रेज के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। फ्रेज खुद सब्जेक्ट हो सकता है, फ्रेज खुद सब्जेक्ट हो सकता है, बट फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। मीन्स इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह खुद सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि फ्रेज का एक कैटेगरी होता है नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज नाउन की तरह काम करता है। और आपको मालूम होगा कि नाउन और प्रोनाउन ही 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक, तो ये अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि सर अ टॉल बॉय तो कई बार हमने सब्जेक्ट के रूप में देखा। तो फ्रेज कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। ना तो हम आ को बोलेंगे कि सब्जेक्ट है, ना टॉल को बोलेंगे सब्जेक्ट है, ना बॉय को बोलेंगे सब्जेक्ट है। ये खुद पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा फ्रेज हमारे लिए सब्जेक्ट बन जाए, इट्स ओके। तो ये जो है हमारे लिए फ्रेज है, लेकिन इस बार ये प्रीपोजिशन से नहीं ओपन किया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ज्यादातर ऐसा होता है कि फ्रेज प्रीपोजिशन से ओपन होता है, लेकिन हमेशा ओपन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। जैसे रीडिंग एन ओल्ड बुक एक्सेट्रा, ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब अगर आप देखिए रीडिंग एन ओल्ड बुक को, तो आपके पास रीडिंग एन ओल्ड बुक, हिंदी में अगर आपको एक पुरानी किताब को पढ़ना, ठीक, यहां पर ये जो रीडिंग है, या आप ये भी कह सकते हो कि रीडिंग एन ओल्ड बुक का मीनिंग ये भी सर हो सकता है कि रीडिंग एक पुरानी किताब को पढ़ते हुए, बिल्कुल हो सकता है ना। तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि एक पुरानी किताब को पढ़ना, इन दैट सेंस इट्स गोइंग टू बी ए जिरंड, ये जिरंड है। एन यहां पर एक आर्टिकल है, ओल्ड यहां एडजेक्टिव है, बुक यहां पर एक नाउन है। जिरंड भी नाउन ही होता है, ये वर्बियल नाउन होते हैं, वर्बल नाउन जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आप देखो कि आपके पास जिरंड है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, और ये 4 वर्ड मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं, क्योंकि कोई यहां कॉम्बिनेशन जो है इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। आप ध्यान रखो, जिरंड मैंने कह दिया, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब अगर जानते होंगे तो आपको मालूम होगा वर्ब की 2 कैटेगरी होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, है ना। तो जो नॉन फाइनाइट होती हैं उनकी शक्लें जो होती है, देखने में इनका फॉर्म जो होता है वो दिखता है बिल्कुल वर्ब जैसा। जैसे आप यहां रीडिंग को देख रहे हैं,
लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करते। इंस्टेड वर्ब के अलावा, जैसे मैंने कहा जीरंड जो है वो नाउन का फंक्शन करता है, पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, एडवर्ब का फंक्शन करता है ना। तो वो अलग अलग फंक्शन करने के लिए वर्ब का फंक्शन नहीं करते हैं। तो यहां पर जो है ये भी क्या है, हमारे लिए पूरा फ्रेज है। तो फ्रेज में हमेशा आपको प्रीपोजिशन ओपनिंग मिले ये बिल्कुल जरूरी नहीं, वो और भी ओपनिंग ले सकता है। तो उसके लिए कंपलसरी क्या है कि वो विदाउट वर्ब और सब्जेक्ट हो और इनकम्प्लीट मीनिंग दे। जैसे किसी ने कह दिया कि व्हाट्स योर हैबिट, इंग्लिश में पूछ लिया आपसे कि आपकी हैबिट क्या है या आपकी हॉबीज क्या है, तो आप सिंपली आंसर करते हो कि टू रीड इंग्लिश पोएट्री या फिर टू रीड नॉवेल या रीडिंग एन ओल्ड बुक, आप ऐसे आंसर्स देते हैं। तो वहां पर आप पूरा भी नहीं बोलते हैं, इतना ही बोल देते हैं रीडिंग एन ओल्ड बुक एंड दैट सीम्स टू बी क्वाइट सफिशिएंट, है ना। आपको लगता है कि आप जो कहना चाहते हो वो मीनिंग पूरी हो गई। वो पूरी मीनिंग होती नहीं, बट आप जो कहना चाहते हैं वो अगला बंदा बड़ी इजीली समझ लेता है। तो फ्रेज का काम क्या होता है कि आपके सेंस को कन्वे कर देगा, बट द सेंस इज नेवर गोइंग टू बी कंप्लीट, सेंस विल बी इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट विल बी कॉल्ड टू बी अ फ्रेज। फ्रेज की कैटेगरी अगर देखा जाए तो वर्ब फ्रेज भी होता है जिसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं, इसके अलावा प्रीपोजिशन में अभी आप देखते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेज से बना हुआ प्रीपोजिशन फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का भी सेक्शन होता है। नाउन के लिए मैंने बता ही दिया कि नाउन फ्रेज होता है, नाउन का फंक्शन करने वाला भी फ्रेज होता है। एडवर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब का काम करने वाला, एडवर्ब का फंक्शन को करने वाला फ्रेज होता है। एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज मींस अगर आप देख रहे हैं तो फ्रेज वर्ब भी है, फ्रेज प्रीपोजिशन भी है, फ्रेज एडवर्ब भी है, फ्रेज एडजेक्टिव भी है, फ्रेज नाउन भी है। एक तरह से 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच आउट ऑफ 8 जो फ्रेज के दायरे में आते हैं, फ्रेज उनके लिए फंक्शन किया करता है। 3 कौन कौन से बच गए? एक आपके लिए प्रोनाउन बच जाता है, एक आपके लिए कंजंक्शन बच जाता है, और एक जो होता है इंटरजेक्शन बच जाता है। ऐसा नहीं है कि कंजंक्शन में फ्रेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक से अधिक वर्ड वाले कई कंजंक्शंस आपने पढ़े होंगे, जैसे आप नॉट ओनली बट आल्सो को पढ़ते हैं, ये भी कंजंक्शन है, एक से अधिक वर्ड वाले हैं ना। या आप एज वेल एज को पढ़ते हैं, ये भी कंजंक्शन है। ईदर और नीदर नॉर को पढ़ते हैं, ये भी कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन में भी एक फ्रेज का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन वहां पर हम लोग अलग अलग नेम दे देते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोल देते हैं या कंपाउंड कंजंक्शंस बोल देते हैं, तो अलग नेमिंग हो जाती है। बट फ्रेज की क्या डेफिनेशन होती है? एक से अधिक वर्ड हो करके अगर कोई मीनिंग कन्वे हो रही है, वो इनकम्प्लीट मीनिंग विदाउट वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट, तो हम उसको फ्रेज बोल देते हैं, है ना। तो जनरली फ्रेज एक लंबे दायरे को कवर करता है। तो फ्रेज की ये छोटी सी पहचान है। फ्रेज कैन बी द पार्ट ऑफ अ क्लॉज एंड अ सब सेंटेंस। फ्रेज जो है वो किसी क्लॉज का हिस्सा हो सकता है, और फ्रेज जो है वो किसी भी सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है। मींस अगर हम फ्रेज को देख रहे हैं तो फ्रेज के लिए हमें यह नहीं कहना है कि यह क्लॉज का हिस्सा होगा या नहीं, या सेंटेंस का हिस्सा होगा कि नहीं। डेफिनेटली इट कैन बी ऑफ बोथ। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर के दिखाता हूं जहां पर फ्रेज इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड फ्रेज इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अ क्लॉज। केवल 2 एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नहीं पहचान पाएंगे तो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को समझना मुश्किल हो जाएगा आपको। चलिए एग्जाम्पल्स को सेट करते हैं। लाइक दिस, अ टॉल बॉय was trying to pluck some flowers
यस्टरडे। ठीक, एक ये सेंटेंस हमारे पास है। दूसरा लेते हैं, द बॉय whom you taught English has lost his new books in the मॉर्निंग। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। शायद हो सकता है क्लॉज के बारे में आप कुछ जानते होंगे, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लॉज क्या है और कैसे उसको पहचानें, लेकिन यहाँ जानना ज़रूरी है कि थोड़ा सा इससे पहचान लें, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे कि क्लॉज क्या होता है और कैसे पहचाना जाता है। चलिए अब अगर यहाँ पर देखिए तो ग्रुपिंग किस तरह से है। सब्जेक्ट आप जानते हैं ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर सब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है तो आप कहते हैं ना कि वन हु डज एन एक्शन और परफॉर्म्स एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो किसी काम को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर ये ट्राई करने का काम हो रहा है, कोशिश करना। ये कोशिश करने का काम कौन कर रहा है, अ टॉल बॉय। ये जो है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है। आप ध्यान से देख रहे हैं जिसमें आपके पास 3 वर्ड्स आर देयर, है ना, 3 शब्द यहां पर हैं। इस तरह से 3 जब शब्द हो गए तो ये एक्चुअली एक फ्रेज का काम कर रहा है, फंक्शनिंग लाइक अ फ्रेज, एंड फ्रेज इज वर्किंग हियर एज अ सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है क्योंकि यही वो है जो ट्राई करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद वाज जो है उसको आप कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है। ट्राइंग जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग है, इसको आप कहते हैं कि मेन वर्ब है, या अगर और भी कहते हैं तो इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्योंकि फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो टेंस को फॉलो करे। अगर वाज आया है, एक्टिव वॉइस है, तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म आया हुआ है ना। लेकिन अब देखो वाज आया है, आईएनजी फॉर्म चाहिए था, लेकिन जो प्लग यहां पर दे रहा है वो क्या आईएनजी फॉर्म में है, नहीं है ना। इट मीन्स ये जो टेंस था इसको ये तो फॉलो कर रहा है ट्राइंग, लेकिन ये जो टू प्लग है ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो टेंस के रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करेगा, जो सब्जेक्ट के रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करेगा, दैट विल बी नॉन फाइनाइट वर्ब। उसे हम लोग कहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर इस नॉन फाइनाइट वर्ब को भी देखिए तो एक से अधिक वर्ड है ना, एक टू है, दूसरा प्लक है, 2 वर्ड हैं। एक तरह से यह भी एक फ्रेज ही है। और आपको मालूम है नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में ये जो नॉन फाइनाइट हमने बोला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले जो ये आता है इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट का एक कैटेगरी होता है इन्फिनिटिव, जिसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू रख देते हैं, जैसे टू प्लक, टू गो, टू लर्न एक्सेट्रा। तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव। है एक तरह का फ्रेज, ये भी एक से अधिक वर्ड का है। अगर आप देखिए तो यहां सम फ्लावर्स, यह भी एक फ्रेज बन रहा है, क्योंकि सम और फ्लावर्स, टू प्लक, क्या प्लक करना था, सम फ्लावर्स, कुछ फूल। तो अगर आप देखो सिर्फ फूल आंसर नहीं आ रहा है, कुछ फूल आ रहा है, मीन्स ये पूरा लेंगे तब हम जाकर इसकी मीनिंग को देख पाएंगे। बट इसके पास कोई वर्ब नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। ये सम जो हमारे पास एडजेक्टिव है, फ्लावर्स जो हमारे पास नाउन है, उससे बना हुआ, यह भी एक फ्रेज है, बट ये नॉन फ्रेज यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब टू प्लग का। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इन्फिनिटिव, इसका ऑब्जेक्ट ये है। और अगर आप लास्ट में देखो
तो ये स्टर्डे, एक ही वर्ड है, स्टर्डे अलग अलग नहीं होता, एक साथ रहता है। तो अब ध्यान से देखिए, ये यहां से लेकर वहां तक एक सेंटेंस बना और उस सेंटेंस में एक फ्रेज यहां सब्जेक्ट दिख रहा है, दूसरा फ्रेज एक तरह से यहां नॉन फाइनाइट बन गया, तीसरा फ्रेज यहां पर एक तरह का ऑब्जेक्ट बन गया नॉन फाइनाइट का। मींस एक सेंटेंस में एक से अधिक फ्रेज भी हो सकते हैं और एक फ्रेज भी हो सकता है। दोनों बातें, आपको दोनों बातें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर आ जाइए, ये जो सेंटेंस है इसमें हमने क्लॉज का भी यूज कर लिया। जैसे ये एडजेक्टिव क्लॉज यहां पर यूज किया गया। ये एडजेक्टिव क्लॉज इस बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो बताता है या नाउन को जो आइडेंटिफाई करता है या क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो एक तरह से ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। बट आपको मालूम है, आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव तो एक वर्ड का है, इसमें ढेर सारे वर्ड हो गए। और आपने कहा कि एक से अधिक वर्ड होंगे तो या तो वो सेंटेंस होता है या फिर वो फ्रेज होगा या फिर वो क्लॉज होगा। तो आप ये बताइए कि ये जो नाउन बॉय की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, जिसकी आइडेंटिटी बता रहा है, ये एक्चुअली फ्रेज है या ये क्लॉज है या ये फिर एक सेंटेंस है? तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ क्लॉज। कैसे? क्योंकि यह सेंटेंस के बीच में आया है। पहली बात स्ट्रक्चर से भी पहचान लीजिए। स्ट्रक्चर में सेंटेंस के बीच में अगर कोई वर्ब के साथ आया हुआ है, टॉट यहां वर्ब है ना, ध्यान रखिएगा, टॉट यहां क्या है? वर्ब। तो अगर वर्ब आया है और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यू। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं, होम से लेकर के इंग्लिश तक, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के पास सब्जेक्ट भी है और इस ग्रुप ऑफ वर्ड के पास वर्ब भी है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस कहां खत्म हो रहा है? यहां पर। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो वहां पर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो सेंटेंस के अंदर अगर कोई और वर्ब और कोई और सब्जेक्ट आता है तो सिंपली वह वर्ब, सिंपली वह सब्जेक्ट एक क्लॉज को बनाते हैं। अब इसे हम कहेंगे कि यह एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो अपने पहले आए हुए नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है या डिटरमाइन करने का काम कर रहा है। इसके अलावा अगर देखिए तो आगे अगर बढ़ते हैं तो हैज लॉस्ट, ये तो वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, और लॉस्ट क्या है? मेन वर्ब। लेकिन अगर आप आगे और बढ़िए, हिज न्यू बुक्स, तो लॉस्ट व्हाट, अगर लॉस्ट मेन वर्ब के साथ आप व्हाट को जोड़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का रिप्लाई मिलता है। लॉस्ट व्हाट, तो आपके पास रिप्लाई होगा हिज न्यू बुक्स, अपनी नई किताबों को। दैट इज द सेंस, आप बड़ी इजीली इसको कह सकते हैं कि यहां पर जो हिज न्यू बुक्स है, इस हिज न्यू बुक को भी हम एक फ्रेज कहेंगे। और अब देखिए सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज भी आ रहा है और सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी आ रहा है, और ये फ्रेज कौन सा फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कौन काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन। ठीक, तो ये क्या है आपके लिए? नाउन फ्रेज। ठीक, अब आगे बढ़िए, अभी खत्म नहीं हुआ सेंटेंस, जहां तक फुल स्टॉप है चेक करना होगा। इन द मॉर्निंग, ये इन द मॉर्निंग में क्या है? इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, मॉर्निंग नाउन। मॉर्निंग जो होता है नाउन, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जो भी होते हैं नाउन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा नाउन होते हैं। लेकिन जब ये समय को दिखाने के लिए एक ग्रुप को फ्रेम करते हैं, अब देखिए जैसे ग्रुप बन गया ना ये, तो समय को दिखाने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि नाउन का काम होता है सिर्फ नाम देना, बट समय को बताने का काम करने का काम जो होता है वो एडवर्ब का होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो एडवर्ब का काम होता है। तो इन द मॉर्निंग, जैसे लॉस्ट व्हेन, ये वर्ब है ना,
इस वर्ब के साथ जोड़ो when, कब खोया है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा इन द मॉर्निंग, सुबह में खोया है। तो ये जो इन द मॉर्निंग है ये भी एक से अधिक वर्ड से बना हुआ है, और ये क्या है, फ्रेज है। और ये फ्रेज क्या शो कर रहा है, टाइम को। ये टाइम शो करने का कौन काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडवर्ब। तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इट मींस ये जो सेंटेंस आपके पास था, द बॉय whom you taught English has lost his new books in the morning, ये पूरा कंडीशन, ये पूरा स्ट्रक्चर दो फ्रेजेस, जिसमें से एक नाउन फ्रेज था, एक एडवर्ब फ्रेज था, एक क्लॉज जो एडजेक्टिव क्लॉज था, ये पूरे ग्रुप को मिला करके पूरा एक सेंटेंस बन रहा है। इन दैट सेंस कि सेंटेंस का सेक्शन या सेंटेंस का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वह क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और जैसे मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में एक फ्रेज भी आ सकता है और एक से अधिक फ्रेज भी आ सकता है, और फ्रेज नहीं भी आ सकता। ये जरूरी नहीं कि फ्रेज आए ही। जैसे पहले वाले में देखिए क्लॉज नहीं मिला था ना हमें, वैसे ही कई सेंटेंस होते हैं जिनमें फ्रेज का यूज किया ही नहीं जाता। तो ये जरूरी नहीं है, बट यह जानना जरूरी है कि फ्रेज किसी भी सेंटेंस का हिस्सा हो सकते हैं, क्लॉज किसी भी सेंटेंस का हिस्सा हो सकते हैं। तो फ्रेज तो आज हम लोग पढ़ ही रहे थे, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड था विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट एंड जनरली स्टार्टिंग विद अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट डे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लॉज क्या है, कैसे पहचानते हैं और कैसे वो फंक्शन करता है, और उसके बाद हम सेंटेंस में आएंगे। सेंटेंस की इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नरेशन में आएंगे, क्योंकि अगर हमें सेंटेंस की पहचान नहीं मालूम है तो नरेशन को सॉल्व करना मुश्किल होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। विल सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक्स फॉर द डे। हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट जॉय एंड ग्रेट हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।